नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 71। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। रामस्वरूप जी सोचने लगे, एक बार अगर गांव में आकर बस गए तो धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो जाएंगे। पहले तो हम सभी यहाँ पर आकर अनंतराम के घर में रहने लगेंगे, फिर धीरे धीरे मकान बना लेंगे, फिर अपने घर में रहने लगेंगे। समय के साथ साथ शहर का मकान बेचकर उधारी कर्जा मिटाकर लगभग 50-60 लाख रुपया मिल जाएंगे। उससे धीरे धीरे चाहे मकान को बड़ी बना ले या चाहे खेत खलियान खरीद ले और साथ में कोई बिजनेस खड़ा कर लेंगे तो आराम से उनका जीवन निर्वाहन होता जाएगा। या तो बैंक में मासिक इंटरेस्ट पर रख देंगे तो भी अच्छे से गुजारा हो जाएंगे। पूर्वा के भविष्य के लिए तो पैसा रखी हुई है, उसकी शादी ब्याह के लिए अलग से जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जैसा कि अनंतराम कह रहा है, अगर इस तरह से जमीन मिल गई तो बड़ी अच्छी बात होगी, मगर किसी से बात करेंगे तो वास्तविक स्थिति की पता चलेगी। बातों बातों में रामस्वरूप जी कहने लगे, भाई अनंत, अगर तुम्हारी अंदाज सही निकला तो कौन कौन से जमीन बिकने वाली है उसका पता कर लो, ताकि मैं अपने विचार को जमीन पर उतरने की कोशिश कर सकूं। वार्तालाप के बीच दोनों बंधु चलते चलते नदी किनारे बहुत दूर तक चले गए और बहुत से जमीनें देख लिए जो दोनों को ही पसंद आ गई। तभी रामस्वरूप जी कहने लगे, भाई अनंत, मुझे तो जमीन जायदाद के विषय में विशेष कोई ज्ञान नहीं है। तुम जो कहोगे मेरे लिए वही सही है। ऐसे में तुम निर्धारित करो कि कौन कौन से जमीन हमारे लिए सही होंगे। उसके साथ ऐसे जमीन भी देखने होंगे जिस पर मकान भी बना कर रह सके, जहां पर बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा भी ना हो। रामस्वरूप जी लगभग एक सप्ताह भर अपने गांव में रह गए और चारों ओर घूमते रहे। अपने बचपन के दोस्त अनंतराम जी के साथ गांव के चारों ओर घूमते हुए सभी से परिचय कर लिए और जमीन वगैरह भी देख लिए और अपना सारे काम पूरा करके फिर से शहर को वापस जाने को तैयार हो गए। ऐसे में रामस्वरूप जी को कहने लगे, भाई अनंतराम, मुझे आए हुए लगभग एक सप्ताह हो गई है। तुम्हारे परिवार वालों ने मिलकर मेरा बहुत सेवा की जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। दिल करता है कि और कुछ दिन यहाँ पर रह जाऊं, मगर मुझे अपने काम पूरे करने हेतु अपने घर में वापस लौटना होगा। अब मैं चाहूंगा कि अपना पूरा परिवार के साथ अगले सप्ताह यहाँ पर आ जाऊंगा। तुम्हारे घर पर रहकर ही मुझे सारा काम करने होंगे। आता तुमसे अनुरोध करूंगा कि हमारे लिए पिछवाड़े की ओर कोई कमरा खाली कर दो, ताकि यहाँ पर 6 महीने अपने परिवार के साथ रह सकूं। और जैसे ही जमीन खरीद लेंगे तुरंत कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके वहाँ पर रहने लगेंगे, क्योंकि जब हमने गांव में ही रहने विचार कर लिया है तो फिर रोज रोज शहर से आकर यहाँ काम क्यों करवाना है। वहाँ से आने जाने में भी बहुत से परेशानियां होगी। आता अच्छा होगा कि एक साथ सभी लोग चले आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे काम करवाते रहेंगे तो ठीक है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इस पर अनंतराम जी भी राजी होकर कहने लगे, यह बात तो बिल्कुल सही है। तुम तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा बंदोबस्त करके रखूंगा। तुम्हें जितना दिन तक दिल करे आराम से यहाँ पर रह जाना। हम लोग सर्वदा तुम्हारे सेवा को तत्पर रहेंगे। हमारे पूरे परिवार की तरफ से हमेशा सहयोग मिलेंगे। तुम तो बिल्कुल चिंता ना करो। रामस्वरूप जी शहर में वापस चले गए। घर में पहुंचकर सभी से वार्तालाप करते हुए सारे घटनाक्रम व्यक्त करते हुए प्रस्ताव रखते हैं कि अगले ही हफ्ता में हम लोग यहाँ से गांव को चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब गांव में जाकर रहने की विचार कर ही लिया तो यहाँ पर ज्यादा दिन तक रहने की कोई औचित्य नहीं है। हम लोग जितना जल्दी यहाँ से जाएंगे उतना जल्दी वहाँ पर सब कुछ सेट कर लेंगे। और एक बात है कि हम लोगों के जो जरूरी कागजात वगैरह है उसे संभाल कर ले लेना, जैसा कि हमारे पूर्वा की स्कूल के टीसी वगैरह और बैंक के जरूरी कागजात, ताकि किसी को पैसा वगैरह देने में दिक्कत ना होंगे। एक साथ ज्यादा सामान वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 महीने थोड़ा तकलीफ होंगे,
बाद में हम लोग धीरे धीरे जरूरत के सारे वस्तु वहाँ पर खरीद लेंगे या तो यहाँ से लेकर जाएंगे। जैसा करना सुविधा समझेंगे वैसे ही करेंगे। वैसे भी घर के सारे चीज बहुत पुरानी हो चुकी है, ऐसे में इन्हें यहाँ से लेकर जाने की बजाय हम लोग उसी खर्चे में अपनी जरूरत के हिसाब से फिर से खरीद लेंगे तो भी ठीक है। इन सब विषय में बाद में सोचेंगे। रामस्वरूप जी का बात सभी को अच्छा लगा और सभी लोग गांव में जाने को राजी हो गए और मन ही मन तैयार होने लगे। मगर प्रकाश के मन में तरह तरह की विचार आने लगा और सोचने लगा, क्या हम लोग वहां पर जाकर अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। बड़े दिन हो गए हम लोग गांव छोड़कर शहर में आ गए। ऊपर से अंजलि के माँ और अंजलि जिस तरह से बीमारी में जकड़ गई थी, ऐसे हालात में अब भी उन्हें पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। उन दोनों के दवाई वगैरह अब भी चल रही है। डॉक्टर का कहना है कि दवाइयाँ कभी बंद नहीं करना। ठीक है, नहीं करेंगे, मगर क्या वहाँ पर हम लोग इन सब का बंदोबस्त कर पाएंगे। मगर बाबूजी जिस तरह के विश्वास के साथ कह रहे हैं, उस पर किसी भी तरह की संदेह करना भी गलत है। प्रकाश के साथ साथ अंजलि भी मन ही मन विचलित सी दिखाई दे रही है और सोचने लगी, जन्म से लेकर आज तक शहर में रही हूँ, कभी गांव के परिवेश के विषय में जाना नहीं। वहाँ के लोगों के रहन सहन शहरी लोगों से अलग होते हैं। ऐसे में हम लोग वहाँ पर रह सकेंगे, इस बात की डर सता रही है। वह भी अब इस अधेड़ उम्र में हम लोग फिर शहर को छोड़कर गांव में जाकर बसेंगे। लोग अक्सर गांव छोड़कर शहर में आकर बसते हैं और हम लोग हैं कि शहर को छोड़कर गांव में जा रहे हैं। वाह रे हमारे किस्मत, दिन ब दिन लोग उन्नति की ओर जाते हैं और हम लोग हैं कि अवंती के ओर चल पड़े। अब गांव में जाकर फिर से मकान बनवाना है। क्या ऐसा मकान बना पाएंगे? ऐसा बांग्ला नुमा मकान बनवाना कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, मगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। पूर्वा के खाते में जो है उसे हम तोड़ नहीं सकते। हाथ में बची है यही कोई 20-25 लाख, उसमें आजकल कुछ भी नहीं होती है। प्रकाश के भी किसी भी तरह के आमदनी नहीं है। नई जगह पर नए सिरे से जीवन शुरू करना इतना आसान भी नहीं है। पिताजी जरूर हिम्मत दिखा रहे हैं, मगर मेरी तो हिम्मत टूटती जा रही है। पता नहीं किस्मत में और क्या क्या देखना बाकी है। प्रशांत, सुशांत और कमलाकांत को जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या कहेंगे। देखते ही देखते दिन गुजर गए कि अगले सप्ताह में प्रकाश अपने घर पर ताला लगाकर ज्यादा से ज्यादा सामान वगैरह समेटकर रामस्वरूप जी तथा उनके पत्नी रुक्मणी देवी तथा पत्नी अंजलि और बेटी पूर्वा के साथ अनंतराम जी के घर पर पहुंच गए, जहां पर निश्चित रूप से सारे बंदोबस्त करके रखी गई है ताकि उन लोगों को किसी भी तरह की समस्या न हो सके। अनंतराम जी के परिवार वाले उन्हें गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अनंतराम जी के परिवार वालों की पूर्ण सहयोग के बल पर प्रकाश अपना परिवार के साथ वहां पर रहने लगा। रामस्वरूप जी अपने तरफ से सभी को कहकर रखे हैं कि किसी भी परिस्थितियों में किसी से भी अपनी परिवार की समस्याओं के बारे में ना कहे। अगर ऐसा हुआ तो लोगों के मन में गलत भावनाएं जागृत होंगी। हो सकता है कि लोग हमें सहयोग करने के बजाय गलत भावनाओं से देखेंगे। अतः अपने घर की समस्याओं को किसी से व्यक्त करने की बजाय चुपचाप रहकर हमें सभी के सहयोग की अपेक्षा करनी होगी। अतः किसी के सामने अपनी समस्या की उजागर नहीं करना, ताकि यह लोग सर्वदा हमें सहयोग करने को तत्पर रहेंगे, जैसा कि अक्सर गांव में होती है। समय बीतने के साथ साथ प्रकाश और अंजलि तथा सभी के दिन चर्चा में बदलाव आने लगी। बहुत जल्द प्रकाश कुछ ऊंचा तो कुछ नीच इलाके के जमीन खरीद ली और अनंतराम जी के कहने पर उन्हें भागीदारी के हिसाब से खेत मजदूर को दे दिया, ताकि उनसे सीजन के अनुसार आमदनी होती रहे और घर का खर्च चलती रहे। अनंतराम जी के दोनों बेटे सुनील और प्रवीण मिलकर स्टॉक बिजनेस करते हैं, उनमें उनके बहुत से पैसे लगे हैं। अनंतराम जी के कहने पर प्रकाश 2 लाख रुपया उनके व्यवसाय में लगा दिया, ताकि समय के साथ साथ उनमें से भी कुछ ना कुछ आमदनी होती रहेगी, ताकि घर चलाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना होंगे।
थोड़े ही दिनों में प्रकाश उन सभी लोगों के सहयोग से अपने जमीन पर एक मकान बना लिया जो शहर के जैसा तो नहीं है, मगर गांव के हिसाब से 5 जनों के परिवार के लिए रहने योग्य जरूर है। और सभी लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। अंजलि मन ही मन खुश है। खुश तो रामस्वरूप जी के साथ साथ परिवार के सभी लोग हैं, मगर गांव के वातावरण है, उसे किसी रूप में भी शहर से तुलना नहीं कर सकते। जहां कुछ सकारात्मकता होती है तो कुछ नकारात्मकता भी होती है। माँ रुक्मणी देवी अपनी बेटी को सर्वदा सांत्वना देने की प्रयास में कहती है, देखो बेटा, यहाँ के वातावरण कितना अच्छा है, कितना शांत है, यहाँ के हवा कितना शुद्ध और निर्मल है। मेरा मानना है कि यहाँ पर लोग बीमार कम पड़ते होंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।